जय हिंद दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। जैसा कि यूपीट्रिपलएससी पैट 2023 की हमारी क्लासेस चल रही हैं और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की यूनिट 9 को। ठीक है, तो यूनिट 9 को हम देखेंगे। अब तक हम 8 यूनिट जो आपके सिलेबस में दे रखी हैं उनको कवर कर चुके हैं और एक वीडियो में हम एक यूनिट को ख़त्म कर देते हैं। आपका सिलेबस जो है वो यूनिट वाइज डिवाइड कर रखा है, तो जिस तरह से सिलेबस आपका ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है आयोग ने, उसी हिसाब से हम पॉइंट वाइज जो है यूनिट वाइज क्लासेस लेके आ रहे हैं। 8 यूनिट अब तक हिस्ट्री में कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह ज्योग्राफी भी हम यूनिट वाइज करा रहे हैं। अभी 2 सब्जेक्ट हम करा रहे हैं आपको, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। उसके बाद जो है आपको अदर सब्जेक्ट कराएंगे। यूपी पैट की परीक्षा से पहले हम आपका कंप्लीट सिलेबस करवा चुके होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत को। इसका जो प्लेलिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। यूपीट्रिपलएससी की पैट के लिए जो है मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। ठीक है, यहाँ पे जो है सल्तनत काल देखते हैं। सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं। इसमें जो है 5 राजवंश हुए: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये 5 दे रखे हैं महत्वपूर्ण, और इनमें कितने शासक हुए ये भी दे रखा है। तो ये पूरा डायग्राम के माध्यम से इन्होंने समझाया हुआ है। तो गुलाम वंश जो हुआ पहला, इसमें 11 शासक हुए। खिलजी वंश में 5 शासक हुए। तुगलक वंश में 9 शासक हुए। सैयद वंश में 4 शासक और लोधी वंश में 3 शासक। देखिए, ये तो याद नहीं रखना है कि कितने शासक हुए, लेकिन इनका जो क्रम है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी, ये क्रम याद रखिएगा। और बाकी जो अन्य शासक हैं, इनकी जो अवधि है, कब से कब तक शासक रहे, ये याद रखना। तो पहले हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश को। तो गुलाम वंश के 11 शासक हुए थे और इसमें पहला जो शासक हुआ वो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबी राजवंश, ये जो अपने राजवंश को कहता था, कुतुबी राजवंश की स्थापना की इसने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसकी राजधानी थी लाहौर। 1206 में शासक बना, 1210 ईस्वी तक शासक रहा। इसके बाद दूसरा जो शासक बना वो बना आराम शाह 1210 में, और इसके बाद इल्तुतमिश शासक बनता है। देखिए, ये क्रोनोलॉजी याद रखना, ये जो कालानुक्रम है इनका, अवधि दे रखी है, ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इसी से बनता है और ज़्यादा डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इतना याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है आराम शाह शासक बना 1210 में। इल्तुतमिश शासक बनता है 1210 से 1236 तक, और ये अपनी राजधानी बनाता है दिल्ली। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। नेक्स्ट है रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में शासक बनता है, लेकिन इसको जो हटा देती हैं रजिया सुल्तान, और फिर 1236 से 1240 ईस्वी तक शासक रहती हैं। ठीक है, इल्तुतमिश जो था इसने शमसी राजवंश की स्थापना की थी, और रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बनता है 1240 से 1242 तक, और ये जो सभी शासक हैं ये शमसी वंश से संबंधित हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह जो शासक बनता है वो 1242 से 1246 तक रहता है, और नसरुद्दीन महमूद जो है ये है 1246 से 1265 तक। ठीक, उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन। ये गुलाम वंश का शासक था। वैसे तो ये बलबनी राजवंश का था, ठीक है, लेकिन गुलाम वंश से स्टार्टिंग हुई थी, तो उसी सीरीज का है ये। तो बलबनी राजवंश, ये इसमें गयासुद्दीन बलबन बना, और मतलब 1265 में बनता है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, मोइजुद्दीन कैकुबाद 1287 से 1290 ईस्वी तक रहता है, और जो क्यूमर्स है ये 1290 में रहता है, और यहीं पे आपका जो है ये गुलाम वंश हो जाता है खत्म। ठीक है, ये टोटल हो गए 11 शासक। और यहाँ पे जो खिलजी वंश दे रखा है इसमें 5 शासक हुए। पहला हुआ जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, फिरोज खिलजी भी बोल देते हैं इसे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में बना, 1296 तक रहा। और ये जो है इसको किसने हटा दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का ये ससुर भी था जलालुद्दीन, और चाचा भी लगता था। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने जो है जलालुद्दीन की हत्या कर दी 1296 में, और 1296 में खुद गद्दी पर बैठकर 1316 ईस्वी तक शासक रहा खिलजी वंश का। ठीक है, और तीसरा बना शहाबुद्दीन उमर। ये मात्र 35 दिन के लिए बना था 1316 ईस्वी में शासक। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये 1316 ईस्वी से में जो है शासक बना, और 1320 ईस्वी तक शासन इसने किया। ठीक, नेक्स्ट है नसरुद्दीन खुसरो शाह। ये 15 अप्रैल में शासक बनता है, और 7 सितंबर 1320 तक शासक रहता है। और यहाँ पर तुगलक वंश के शासक भी देख लेते हैं। अभी हम तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 3 महत्वपूर्ण वंश हैं, इनको भी देख लेते हैं। पहले तुगलक वंश को देखते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक शाह 1320 से 1325 तक शासक रहा ये, और मोहम्मद बिन तुगलक, ये महत्वपूर्ण है।
और मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 में शासक बना और 1351 ईस्वी तक रहा। उसके बाद जो है उसके बाद बना फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय जो है ये 1388 से 1389 तक रहा। आपने यहाँ देखा मोहम्मद बिन तुगलक और इससे ऊपर देखा आपने गयासुद्दीन तुगलक शाह बन, ठीक है, ये शाह बन था और ये शाह टू है, शाह टू है ये। और अब फिर नेक्स्ट बनता है अबू बकर, ये अबू बकर शाह बना 1389 से 1390 तक और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह बना 1390 से 1394 तक। ये क्रोनोलॉजी कुछ की महत्वपूर्ण है, जो आगे आप फैक्ट पढ़ेंगे उन फैक्ट्स को याद रखिएगा। बाकी इसमें आपको ये याद रखना है कि किस वंश की स्थापना किसने की थी और कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जैसे अलाउद्दीन खिलजी है और बलवन है और क्या कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी जो है डेट्स याद रखना, ठीक है। रजिया सुल्तान है। तो अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट, ये जनवरी और मार्च तक इसने शासन किया 1394 ईस्वी में। उसके बाद नुसरत शाह और नासिरुद्दीन महमूद शासक बने, इनकी डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। उसके बाद जो है सैयद वंश की स्थापना हुई, सैयद वंश खिजर खान ने इसकी स्थापना की और लोदी वंश की स्थापना की बहलोल लोदी ने। इसकी डेट से दे रखी है 1414 ईस्वी में खिजर खान ने स्थापना की सैयद वंश की और 1451 में लोदी वंश की स्थापना की बहलोल लोदी ने। ये इनके महत्वपूर्ण शासक हैं। लोदी वंश में देखें तो सिकंदर लोदी सेकंड था, इब्राहिम लोदी सेकंड जो है ये थर्ड नंबर पे था और मुबारक शाह और मोहम्मद शाह अलाउद्दीन आलम ये जो है सैयद वंश के शासक थे, ठीक है। उतने महत्वपूर्ण ये नहीं है, इधर तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिकंदर लोदी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है शासक और बहलोल लोदी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे शासक हो गए और नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखी है सल्तनत कालीन कर व्यवस्था। ये सल्तनत कालीन कर व्यवस्था है, इससे एक प्रश्न पक्का है क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा ये भी बताता हूँ। तो ये लिखा है उस्र, ये किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे जजिया क्या था, तो जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। अब ये टैक्सेस हैं, इनको समझा देता हूँ पहले। जजिया जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, यानी हिंदुओं से कुल मिला के, ठीक है, हिंदू या ईसाई या सिख जो भी कह लो। तो जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। उस टाइम पे सिख तो उतने नहीं थे और खराज ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला लगान था। तो जजिया में और खराज में आप अंतर समझ रहे हैं। जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर है, सिंपल टैक्स जो गैर मुसलमानों से लिया जा रहा है, और खराज जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला लगान है, ठीक है। और जकात जो है वो मुसलमानों से लिया जाता था, जकात, और धार्मिक कर था। ये जकात क्या था, धार्मिक कर था। और खुम्स क्या था, ये युद्ध से प्राप्त लूट का माल था। और खराज देख ही लिया आपने। खिल्लत क्या था, ये सुल्तान के द्वारा पुरस्कार के रूप में प्रदत्त चिन्ह या पोशाक थी, कुछ एक निशानी जैसा, ठीक है, उसे खिल्लत बोलते थे। नेक्स्ट है उश्र। तो उश्र क्या थे, ये इस्लामी भूमि से वसूल किए जाने वाला कर था। भूमि उपज का 1/10 होता था। कितना कम है देख रहे हैं आप। तो उश्र जो है वो इस्लामी भूमि से वसूल किया जाने वाला टैक्स था, इसको कहते थे उश्र। तो वक्फ क्या था, वक्फ ये जो है धार्मिक कार्यों के लिए प्रदत्त धन संपत्ति थी, इसको कहते थे वक्फ। इसके संरक्षण के लिए वक्फ बोर्ड भी बनाए गए हैं भारत में। तो धार्मिक कार्यों के लिए प्रदत्त धन संपत्ति को वक्फ कहते थे। और सल्तनत कालीन अधिकारी एवं उनके कार्य यहाँ पे देख लेते हैं। सल्तनत कालीन अधिकारी कौन थे, उनके कार्य क्या क्या थे। तो एक तरफ अधिकारी लिख रखे हैं कॉलम में, एक तरफ कार्य। किस अधिकारी का क्या कार्य था, तो जो वजीर हुआ करता था, जिसको प्रधानमंत्री कहते थे, उसी को वजीर भी कहते थे। इसका काम था राजस्व विभाग का प्रधान। देखिए उस टाइम प्रशासन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उस टाइम पे राजस्व इकट्ठा करना इंपॉर्टेंट था। तो जो महत्वपूर्ण काम था वो प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले रखा था, ठीक है। आज तो राजस्व विभाग बना दिए गए हैं। और नेक्स्ट था नायब वजीर। ये वजीर की अनुपस्थिति में वजीर का कार्य करता था, यानी उप प्रधानमंत्री कह सकते हैं जैसे। और मुशरिफ ए मुमालिक, ये होता था महालेखाकार, ये आय और व्यय का लेखा जोखा देखता था। और जो नाजिर था मुशरिफ ए मुमालिक का सहायक। जो मुशरिफ ए मुमालिक था, महालेखाकार था, आय व्यय का लेखा जोखा देखने वाला, इसका जो सहायक था ये था
नाजिर, मुशर्रफ ममालिक का सहायक। ठीक, मुस्तौफी ममालिक, ये मुस्तौफी ममालिक कौन था? ये महालेखा परीक्षक था और मुशर्रफ के द्वारा तैयार किए गए जो लेखा जोखा था इसकी जांच करता था। तो देखिए लेखा जोखा बना कौन रहा है आय व्यय का? ये बना रहा है मुशर्रफ ममालिक यानी महालेखाकार, यानी लिख रहा है ये लेखा जोखा को, और नाजिर इसकी सहायता कर रहा है। ठीक, लेकिन ये मुस्तौफी जो है, मुस्तौफी ममालिक, ये महालेखा परीक्षक है, ये महालेखाकार के कार्यों का परीक्षण कर रहा है कि इसने ठीक से बनाया है लेखा जोखा या नहीं। नेक्स्ट था मजूमदार। तो मजूमदार जो था वो उधार देने वाले, उधार दिए गए धन और आय व्यय का हिसाब रखने वाला था। कितना पैसा उधार दे दिया, कितना खर्च हुआ, कितना आया, कितना गया, इसका काम करता था मजूमदार। ठीक है। आरिज ए ममालिक जो था ये सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, आरिज ए ममालिक। ठीक, इंपोर्टेंट था ये भी। और खजीन जो हुआ करता था, खजांसी, ये कोषाध्यक्ष के रूप में काम करता था। दीवान इंसाद, सुल्तान की घोषणाओं एवं पन्नों का मसविदा तैयार करने वाला फिरोज तुगलक के समय इसका स्तर मंत्री का नहीं रहा। ठीक है, तो एक बात याद रखो, दीवान इंसा जो था वो सुल्तान की घोषणाओं और पन्नों का मसविदा तैयार करता था। सुल्तान क्या घोषणा करेगा, जो कार्य करता था वो दीवान इंसा का होता था। और एक बात और है कि फिरोज तुगलक के समय इसका स्तर मंत्री का नहीं रहा था। मंत्री उस टाइम ये नहीं, मतलब इसको दर्जा नहीं प्राप्त था मंत्री का। नेक्स्ट है दीवान रसालत। तो विदेशों से पत्र व्यवहार एवं विदेशी राजदूतों की देखभाल। विदेशों से कोई पत्र व्यवहार करना है तो दीवान रसालत की विभाग करेगा। ठीक है, विदेशी राजदूतों की देखभाल भी यही करेगा। अब जो नायब था, नायब, इस पद का सर्वाधिक उपयोग बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। सद्र उस सूर भी बोलते हैं इसे, और शूद्र भी बोलते हैं। तो धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख था सद्र उस सुदूर। ठीक है। फिर नेक्स्ट था काजी उल कजात। ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। सुल्तान तो था ही, सुल्तान राजस्व विभाग को भी देखता था, सुल्तान न्याय को भी देखता था, प्रशासन को भी देखता था, और उसके बाद जो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था सुल्तान के बाद वो था काजी उल कुजात या कजात। तो वरीद ए ममालिक जो था वो गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी था। ठीक। फिर नेक्स्ट है वकील ए दर। तो वकील ए दर शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखरेख करता था। अमीर हाजिब, ये सुल्तान से मिलने वाले की जांच पड़ताल करने वाला। सुल्तान से कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, मिला तो क्या क्या बातें हुई और उन बातों का क्या निष्कर्ष निकला, ये काम करता था अमीर हाजिब। नेक्स्ट था सर ए जहांदार। ये सर ए जहांदार भी बोलते हैं, सर ए जहांदार भी बोलते हैं इसे। ये सुल्तान के अंगरक्षकों का अधिकारी था। अब आप समझें, सुल्तान के जो अंगरक्षक होते थे उसके ऊपर एक अधिकारी होता था। ये मान लो सुल्तान है, इसके बहुत सारे अंगरक्षक हैं, अब इसके ऊपर एक अधिकारी है। इस अधिकारी का काम था इन सभी का अपॉइंटमेंट, छांट छांट के अपॉइंटमेंट करेगा। फिर नेक्स्ट है अमीर ए आखूर, ये अश्वशाला का अध्यक्ष था। और सहना ए पील, ये हस्तीशाला हाथियों का। ठीक है, तो सहना ए पील हाथियों से संबंधित है और अमीर ए आखूर अश्वशाला का अध्यक्ष था। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट्स। तो अमीर ए सदा, ये एक शहर या 100 गांव का शासन देखता था। जो अमीर ए सदा था वो एक शहर या 100 गांव का शासन देखता था। वहीं वरीद जो था, वरीद, ये सुल्तान के द्वारा साम्राज्य के विभिन्न भागों में रखे जाने वाले गुप्तचर हुआ करते थे। एक सुल्तान होता था, जो सुल्तान जो था वो साम्राज्य के विभिन्न भागों में अपने बारे में क्या बातें चल रही हैं, अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, इसको जानने के लिए कुछ गुप्तचरों की नियुक्तियां करता था, जिसे कहते थे वरीद। ये पूरे साम्राज्य में फैले हुए होते थे। अब अमीर दाद जो है वो अपराधियों को पकड़ने वाला था, और ख्वाजा जो था जिसको बलबन भी कहते थे, ये मुक्त एवं बली के कार्यों का निरीक्षण करता था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सल्तनत कालीन विभिन्न विभाग। अब कुछ महत्वपूर्ण विभाग हुए हैं सल्तनत काल में, उनको फटाफट देख लेते हैं। तो एक तरफ विभाग लिख रखा है, दूसरी तरफ उस विभाग का संस्थापक कौन था और उसके कार्य क्या थे। ये लिस्टिंग, ये जो फैक्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है हर एग्जाम में, सिर्फ पैट नहीं, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, पीसीएस तक में। तो दीवान ए अमीर कोही, ये मोहम्मद बिन तुगलक इसका संस्थापक था इस विभाग का, और कृषि विभाग से संबंधित था। का से कोही से, इसमें का जो है कृषि से संबंधित है, ऐसे याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कृषि विभाग की।
नेक्स्ट है दीवान बकूफ या दीवान वक्फ, ये जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी और ये व्यय के कागजात की देखभाल करता था। जो आय व्यय था, व्यय स्पेशली व्यय के कागजात की देखभाल करता था जलालुद्दीन खिलजी का जो बोर्ड था दीवान वकूफ विभाग, ये ठीक है। दीवान मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब देखिए दीवान वकूफ जलालुद्दीन खिलजी, दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो इसका क्या काम था कि बकाया राजस्व की जांच एवं वसूली करना, ठीक। नेक्स्ट है वकील सुल्तान। तो वकील सुल्तान ऐसा नहीं है कि सुल्तान का वकील हुआ करता था, तो ये क्या करता था, ये मोहम्मद तुगलक ने इसकी स्थापना की थी और शासन व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था इसकी देखभाल करता था वकील ए सुल्तान, ठीक है। दीवान अर्ज ये बलबन ने स्थापना की थी इस विभाग की और सैन्य विभाग था ये। दीवान इस्तखाक एक पेंशन विभाग था। फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक ने इसकी स्थापना की। फिरोज तुगलक ने कुछ और महत्वपूर्ण विभागों की स्थापना भी की। दीवान खैरात दान विभाग था। दीवान बंदगान ये दास विभाग था। हस्म ए कल्ब ये इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की, ये केंद्रीय सेना हुआ करती थी। और हस्म ए अतरफ ये जो है इल्तुतमिश ने इसकी भी स्थापना की और ये सामंतों और प्रांतपतियों की सेना हुआ करती थी, ठीक है। तो केंद्रीय सेना, हस्म ए कल्ब और हस्म ए अतरफ ये सामंतों और प्रांतपतियों की सेना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सल्तनत कालीन लेखों जो लेखक हैं उनकी प्रमुख रचनाएं दे रखी हैं। देखिए ये वीडियो में ना इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं, क्वेश्चन टफ बना तो भी यहीं से बना देगा, मतलब इस यूनिट से क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं किसी भी हालत में। हो सकता है 2 की जगह 3 क्वेश्चन भी पूछ ले यहाँ से आपसे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी तैयारी हम आपकी इसी वे में कराने वाले हैं। इसमें हम क्या कराते हैं, देखिए पहले तो हम ये फैक्ट देख लेंगे, उसके बाद जो है PYQs को देखते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम इसी में कराते हैं जो यूपी की विभिन्न परीक्षाओं में उस टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। तो सल्तनत काल से जितने भी संबंधित क्वेश्चन होंगे हम इसमें देख लेंगे। PYQs करने का फायदा देखिए ये होता है कि इसमें क्या है, क्वेश्चन आने के रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन करते हैं उससे हमारा रिवीजन भी हो जाता है। तो इधर लेखक दे रखे हैं, इधर पुस्तक हैं, इधर लेखक हैं, इधर पुस्तक हैं। ये 2 कॉलम में बांट रखा है इन्होंने। तो पहली पुस्तक है खालिद खानी, ये दलायल ए फिरोजशाही ने लिखी, लेखक हैं खालिद खानी और पुस्तक है दलायल ए फिरोजशाही, ठीक है। दलायल ए फिरोजशाही जो पुस्तक है ये पुस्तक लिखी थी खालिद खानी ने। और ताजुल मासिर ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये हसन निजामी ने लिखी। ताजुल में जा आ रहा है, हसन निजामी में जा आ रहा है, थोड़ा सा अगर याद रखेंगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। हसन निजामी ने लिखी थी पुस्तक ताजुल मासिर। और ये अली अहमद हैं, इन्होंने लिखी थी चचनामा, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अली अहमद ने चचनामा बुक लिखी। और बारिश शाह जो हैं इन्होंने हीर रांझा लिखी, ये तो याद रहनी चाहिए। हीर रांझा किसने लिखी, बारिश शाह ने। और चचनामा लिखी अली अहमद ने। और ताजुल मासिर पुस्तक लिखी हसन निजामी ने। कुछ और हैं वो भी देख लो। अमीर खुसरो की सारी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। खजाइन उल फतूह, किरान उल सादेन, लैला मजनू, मिफ्ता उल फतूह और आशिका नुह सिपेहर और तुगलकनामा। इसकी तुगलकनामा बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे तो हीर रांझा लिखी बारिश शाह ने और यहाँ पे लैला मजनू लिखी अमीर खुसरो ने, ठीक। और बाकी तो ये हैं इंपॉर्टेंट अमीर खुसरो की पुस्तकें। और सिकंदर लोदी ने आदेश देकर अनुवाद करवाया। तो किन किन पुस्तकों को, किस पुस्तक का, तो फरहंगे सिकंदरी, ये आयुर्वेद की पुस्तक थी, फरहंगे सिकंदरी, ठीक। नेक्स्ट है अब्दुल मलिक इसामी जो थे, इनकी पुस्तक थी फतेह उस सलातीन। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक थी तारीख मुबारक शाही, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे खिलजी का भारत अभियान। तो खिलजी जब भारत आया तो भारत में उसने क्या कौन कौन से महत्वपूर्ण अभियान किए वो हम अभी देख लेते हैं इस लिस्टिंग के माध्यम से। तो एक तरफ राज्य है, शासक है, वर्ष है और खिलजी का नेतृत्व उस समय किसने किया। अब खिलजी के भारत अभियान है तो डायरेक्ट खिलजी तो लड़ने जाएगा नहीं हर जगह, कुछ जगह उसके सेनापति भी जाएंगे, नेतृत्व करता जाएंगे। तो वो इस वीडियो में हम इस स्लाइड में देखेंगे, ठीक। तो गुजरात राज्य जो था इसके शासक थे राय कर्ण बघेला और 1298 में इसने ये अभियान किया और नेतृत्व किया खिलजी का नेतृत्व उलूग खां प्लस नुसरत खां ने। तो रणथंबोर राज्य का जो अभियान किया था वो उलूग खां और नुसरत खां इन्हीं ने किया था, दोनों ने। और उस टाइम शासक थे राणा हमीर देव, ये चौहान वंश के शासक थे और 1301 में ये अभियान हुआ था। फिर नेक्स्ट है चित्तौड़,
चित्तौड़ में उस टाइम राणा रतन सिंह थे, आपने सुना होगा पद्मावत मूवी में राणा रतन सिंह, ये मूवी देखी होगी आपने। तो चित्तौड़ के उस टाइम शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं उसने अभियान किया था खुद, और 1303 ईस्वी में ये अभियान हुआ था। आईने मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में मालवा का अभियान हुआ। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का अभियान है, ठीक है। उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी जो है सुल्तान था, और महलक देव उस टाइम के शासक थे मालवा के। 1305 ईस्वी में ये अभियान हुआ। फिर नेक्स्ट है जालौर का अभियान, ये कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में हुआ। कान्हड़ देव उस टाइम के शासक थे जालौर में कृष्णदेव वंश के। 1311 ईस्वी में ये अभियान हुआ। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रथम अभियान था ना वो 1296 में हुआ था। मैंने ऊपर 1298 बताया था, यहाँ पे 1296 दे रखा है। 1296 में भी एक अभियान हुआ था देवगिरी का, ये अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में ही हुआ था, इसने खुद किया था। ये रामचंद्र देव यहाँ के शासक थे, यादव वंश के यादव शासक। और देवगिरी जो था, देवगिरी का अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ। देखिए मलिक काफूर के जो नेतृत्व जो अभियान है ये भी महत्वपूर्ण है जिसमें इसने नेतृत्व किया है। तो देवगिरी का मलिक काफूर का जो प्रथम अभियान था वो देवगिरी का ही अभियान था। रामचंद्र देव वहाँ यहाँ के शासक थे, 1307 ईस्वी में हुआ। वारंगल का जो अभियान था मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ 1309 में। काकातीय वंश के शासक प्रताप रुद्र देव यहाँ के शासक थे। मलिक काफूर ने दोबारा ये द्वार समुद्रम का अभियान किया 1310 में। वीर बल्लाल द्वितीय शासक थे यहाँ, होयसल वंश के थे ये। और पांडे जो पांडे राज्य पे मलिक काफूर ने अभियान किया तो वीर पांडे यहाँ के शासक थे 1311 ईस्वी में। और यहाँ पे भी ये दोनों मलिक काफूर नहीं किए हैं। 1311 1313 का अभियान, और 1313 में हुआ देवगिरी का अभियान। और ये शंकर देव शासक थे सिंहड़ द्वितीय वंश के, ठीक। शंकर देव जिनको सिंहड़ द्वितीय भी बोलते थे। तो देखो सल्तनत शासन के प्रमुख जो हैं इनको देख लेते हैं। पहले हमने ऊपर देखे ही थे, यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनको देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा यहाँ पर। दीवान विजारत ये वित्त विभाग था। दीवान रियासत ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नेतृत्व बनाया था ये विभाग। दीवान मुस्तकराज ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों के नाम बकाया राशि की जांच करना और उसे वसूल करना, ठीक। और यहाँ पे दीवान कोही है, मोहम्मद तुगलक ने बनाया था कृषि विकास के लिए। दीवान कजा न्याय विभाग था। दीवान इंसा पत्राचार विभाग था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था। ये किसने बनवाया था? बलबन ने। और दीवान रसालत विदेशी विभाग था। दीवान बरीद गुप्तचर विभाग था। और दीवान बंदगान जो था वो दास विभाग था, ठीक है। कुछ और जो है इधर दे रखे हैं सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी, इनको देख लो। आरिज ममालिक सैन्य विभाग का प्रधान था। बरीद ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। सद्र उस सुदूर जो था वो धार्मिक विभाग का प्रधान था। अमीर आखुर असुसाला का प्रधान था। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख था। और अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला था। फिर यहाँ पे जो सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हैं उनको देख लेते हैं। तो देखो इधर प्रमुख इमारतें लिख रखी हैं, इधर निर्माता हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लिस्टिंग है यहाँ पे, इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। और ये किसी भी एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आप ऐसा तो है नहीं यूपीट्रिपल पैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ यही एग्जाम देंगे। अगर आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की भी, तो जिस भी एग्जाम में जी के जीएस पूछा जाता है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी रिवीजन के पर्पज से भी। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो प्रैक्टिस के लिए हमने कल से प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करवाए हैं। 50 क्वेश्चन डेली करवाते हैं हम उसमें, कल से स्टार्ट करवाए हैं। एक सेट आया है, एक आज अपलोड करेंगे। तो डेली हम उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। जी के जीएस के मिक्स क्वेश्चन होंगे उसमें सभी सब्जेक्ट्स के, तो एक अच्छी तैयारी आपकी जी के जीएस की हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार की स्थापना निर्माण इसका करवाया था, ये किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये यहाँ पे जो दे रखे हैं तीनों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इन तीनों का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और देखो यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि लाख बख्श नाम से किस शासक को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है सुल्तानगढ़ी का मकबरा और इल्तुतमिश का मकबरा, इन दोनों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। और हौज ए शम्सी और शम्सी ईदगाह, इसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। फिर नेक्स्ट है बलबन का मकबरा, इसका निर्माण बलबन ने करवाया। देखिए और इल्तुतमिश का मकबरा जो है वो, इसका निर्माण खुद इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने। और हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी ने। ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक अच्छा खासा निर्माण कार्य कराया था। ये जितने भी दे रखे हैं सब अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया। अलाई दरवाजा का और हौज ए अलाई का, सीरी का किला, जमात खाना मस्जिद और हजार सेतून, ठीक है।
फिर उखा मस्जिद जो है इसका मुबारक शाह खिलजी ने करवाया निर्माण। और तुगलकाबाद का किला ये गयासुद्दीन तुगलक ने, और गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है ये भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही इसका निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट है ग्रंथों का लेखक। तो ग्रंथ के लेखक दे रखे हैं, ग्रंथ दे रखा है, ग्रंथ का नाम और उसके लेखक हैं। तो महत्वपूर्ण ये आपकी बुक्स हैं, ऐतिहासिक किताबें हैं, इनके ग्रंथ और इनका नाम जो है और इनके लेखक का नाम दोनों ही महत्वपूर्ण है। संगीत राज ये राणा कुंभा ने लिखी, लेखक हैं इसके राणा कुंभा। रागमाला पुंडरीक विट्ठल ने लिखी है। ताजुल मासिर हसन निजामी की पुस्तक है। तारीख दिल्ली जो है खुसरो की पुस्तक है। और तारीख मोहम्मदी जो है वो मोहम्मद महमद खान की पुस्तक है। तो देखो जितनी तारीख से पुस्तक है उनको देख लो पहले। ताजुल मासिर तो हो गई हसन निजामी की, फिर यहाँ पे पहली है तारीख दिल्ली, तारीख दिल्ली खुसरो की है। तारीख मोहम्मदी जो है मोहम्मद महमद खान की है। तारीख हिंद ये अलबरूनी की है। तारीख मुबारक शाही ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी की है। ठीक है, तो हिंद से हिंदी मत निकालना है, जो तारीख हिंद है ये अलबरूनी की है, और तारीख मुबारक शाही है ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी की है। फतवा ये जहांदारी ये जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है खजाइन उल फुतूह ये अमीर खुसरो की पुस्तक है। और तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की किताब है। और तुगलकनामा अमीर खुसरो की है। और देखिए अमीर खुसरो की कौन कौन सी किताबें हो गई, अमीर खुसरो की हो गई खजाइन उल फुतूह और तुगलकनामा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फुतुहात फिरोज शाही ये फिरोज शाह की है। तारीख यामनी एक तारीख इधर है, तारीख यामनी ये उत्वी की है। तो तारीख यामनी उत्वी की है और तारीख हिंद अलबरूनी की है। ठीक है, नेक्स्ट है तबकात नासिरी ये मिनहाज उस सिराज की है, अकबर के समय का ये लेखक था। और रेहला इब्न बतूता की है। तो ये हमारे हो गए कुछ महत्वपूर्ण लेखक और किताबें। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं जिससे हमारा थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो यूपी की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो देखिए ये कुछ अदर महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इसी से संबंधित हैं। तो सल्तनत काल में जो ये एग्जाम में आए हुए हैं, इसके बाद हम PYQs देख लेंगे। तो आप जो है बड़ी बड़ी कोचिंग में इनरोलमेंट कराते हैं, बहुत सारा कंटेंट मिलता है। यहाँ हम आपको सिर्फ उतना ही पढ़ा रहे हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ही वीडियो में एक यूनिट हम पूरी कंप्लीट करा देते हैं और आपको अलग से प्रैक्टिस की भी ज़रूरत ना हो, इसीलिए हम PYQs को इसमें इंक्लूड कर लिया है हमने। ठीक, तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, ये तुर्क वर्ग के थे, तुर्क वंश के। और सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे, मसाहत का। ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, आए हुए प्रश्न हैं। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो RJ मुमालिक। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है 1206 से 1526 ईस्वी तक। इस तरह के क्वेश्चन पैट में आते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया, इल्तुतमिश के काल में। भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था यानी इल्तुतमिश ने यह आरंभ की थी, इक्ता व्यवस्था। दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, तो बलबन ने। रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था बलबन। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर ये कौन था, ये था तुगरिल खान। ठीक, वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो वर्तमान में PDS चल रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये इसकी प्रारंभ किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले प्रारंभ किया था। अपने आप को दिल्ली सल्तनत का खलीफा घोषित करने वाला पहला शासक मतलब अपने आप को खुद उसने घोषित किया दिल्ली सल्तनत का खलीफा, ये कौन शासक था, मुबारक खिलजी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला, अलाउद्दीन खिलजी था ये। और 1303 ईस्वी में काकातीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया, तो अलाउद्दीन खिलजी की। यह अभियान हमने ऊपर देखा था, है ना, वहीं से क्वेश्चन है। घड़ी तथा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान ये अलाउद्दीन खिलजी था। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था सिकंदर लोदी। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, जौनपुर, ये जो है जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है, वह कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया, दौलताबाद। इसको सनकी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था, सनकी शासक। और नेक्स्ट है फिर इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट देख लेते हैं, इतिहासकार बदायूनी जो थे, इन्होंने किसकी मृत्यु पर कहा था
कि सुल्तान को अपनी प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ये मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ पे कहा था। और दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा, मतलब ये मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ये कह सकते हैं ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसीलिए लोग इसे सनकी समझते थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी कुछ नीतियाँ रहीं, राजधानी बहुत बदलता था, इसीलिए भी इसको जो है सनकी लोगों ने करार दिया। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया। ज़्यादा पढ़ा लिखा था ना, तो उसने सोचा क्यों ना टोकन करेंसी चलाई जाए। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक। और दिल्ली का भय, मतलब इसने स्टार्ट किया था, ये राज्य के खर्च पे हज की व्यवस्था शुरू की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का भय सुल्तान, जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की, तो फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान खैरात तो जो है दान विभाग था, और दारुल सफा एक अस्पताल था, सरकारी कह सकते हैं उस टाइम का। सर्व क्या था, तो सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। दिल्ली का भय सुल्तान, जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसने विभिन्न संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, अनुवाद विभाग की। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की, और इसी को जो है पूर्व का सिराज कहते थे, जौनपुर शहर को। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। याद रखना, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान, या ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान तो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाए जाते हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, ये फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, ये और दिल्ली को लूटा, तो नसरुद्दीन महमूद के समय में। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक, और फिर नेक्स्ट है, वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है, बंधुत्व ही राजत्व है, बहलोल लोदी ने। और ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, राजत्व ही बंधुत्व है, बंधुत्व ही राजत्व है, ये बहलोल लोदी ने घोषणा की, उद्घोषित किया ये। और जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह थे सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, हमेशा से सिख धर्म नहीं था, ये जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही सिख धर्म का ओरिजिन हुआ, इसी से निकली है। ठीक, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, ये बलबन का मकबरा था। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ, तो सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। जंतर मंतर के नाम से ये जो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो जयसिंह द्वितीय ने करवाया था दिल्ली में। ठीक है, अमीर खुसरो दरबारी का भी था, अलाउद्दीन खिलजी का। तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहते थे, ये पटियाली में इसका जन्म हुआ। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, तो खड़ी बोली के विकास में। ठीक, दो अमीर खुसरो से संबंधित हमने उसकी पुस्तकें पहले ही देख ली हैं, और ये दरबारी कवि किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो गए। अब हम देखते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। देखो प्रीवियस ईयर के देखने से पहले कुछ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत, तो ये श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सैनिकादि संप्रदाय, ये संप्रदाय इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से तो क्वेश्चन बना था, कई बार पूछा है, दोनों बार पैट में पूछा गया है कि रामानुजाचार्य ने ये विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की। कैसे याद, मैं आपको याद भी करवा दूंगा। देखिए, जो राम थे वो विशिष्ट थे, विशिष्ट माने जाते हैं सभी भगवानों में, तो रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद और माधवाचार्य द्वैतवाद। कोई चीज़ मध्य में रखी है तो मध्य का मतलब क्या हुआ, एक चीज़ इधर है और एक चीज़ इधर है, यानी 2 चीज़ों के बीच में है, तो द्वैतवाद हो गया। सिर्फ द्वैत याद रखना, कुछ नहीं और याद रखना, आगे पीछे कुछ नहीं लगाया, ना शुद्ध लगाया, ना द्वैत लगाया, सिर्फ द्वैतवाद है। तो माधवाचार्य ने ये इसके जो है मतलब संस्थापक कह लो, या इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। और विशिष्ट द्वैतवाद हमने देख लिया, रामानुजाचार्य। और नेक्स्ट है शुद्ध द्वैतवाद, ये विष्णु स्वामी, सबसे शुद्ध विष्णु भगवान, शुद्ध द्वैतवाद हो गया, याद रखना। निम्बिकाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य, ठीक, निम्बार्काचार्य द्वैतवाद। अब है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण स्वयं लिखे, तो फिरोज शाह तुगलक ने। और सल्तनत काल में डाक व्यवस्था विस्तृत विवरण दिया, तो ये किसने दिया, ये दिया इब्ने बतूता ने। ठीक है, एक मिनट, इब्ने बतूता ने।
तो देखिए ये हमारे होगा क्वेश्चन। अब PYQs देख लेते हैं। तो ये हैं आपके उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। सिर्फ वही प्रश्न है जो आपके यूपी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, क्योंकि यूपी पैट का एग्जाम यूपी ही कराती है ना, तो उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है इसी टॉपिक से। ये हम हर वीडियो में, हर क्लास में अपने लास्ट में करवाते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े प्रैक्टिस के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का था? ये था गुलाम वंश का। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़े हुए मिलेंगे। UPSSC JEE के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और सभी जो क्वेश्चन हैं वो देखिए आए हुए हैं। ये भी आया है ग्राम विकास अधिकारी में भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो वीडियो का एग्जाम पहले हुआ, अभी हुआ, और जितने भी ये क्वेश्चन हैं UPSSC JEE के एग्जाम में, UPPCS के एग्जाम में, जो टॉपिक है जिस एग्जाम में यूपी के पूछा गया है, सभी से प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे। गुलाम वंश की स्थापना 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये। इसे लाख बख्श, मैंने पूछा था आपसे ऊपर, लाख बख्श किसे कहते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन की नींव जो है, कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। और दिल्ली का कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सभी ऐबक ने बनवाया। ये ऊपर हमने देखे थे, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी है और आपका रिवीजन भी हो गया। दिल्ली का पहला सुल्तान ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये एक्सप्लेनेशन है, ऊपर हम देख चुके हैं, बार बार रिपीट होगी। रिवीजन आप करना चाहें तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। जहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लौह और रक्त की नीति किसने बनाई? तो ये बलबन ने। किसने? बलबन ने। ठीक है। लौह और रक्त की नीति से तात्पर्य है अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशीय शासक बलबन ने बनवाई थी। बहुत कठोर नीति थी। तो बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा करने के लिए ये नीति बनाई थी। तो याद रखना, मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए बनाई गई थी। और बलबन ने राजत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा और पैबोस इसकी प्रथा का भी आरंभ किया। तो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए लौह और रक्त की नीति और सिजदा और पाबोस शुरू करने वाला पहला शासक बलबन। ठीक है। बलबन ने नवरोज उत्सव भी शुरू किया था। और किसके शासनकाल में इब्ने बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये भी UDA-LDA में पूछा गया है प्रश्न। इब्ने बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया और वह मोरक्को का निवासी था, अफ्रीका का। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक ने उससे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। देखो इसका मूल नाम क्या था इब्ने बतूता का? शेख फतेह अबू अब्दुल्लाह। ठीक। और चाइना से जो आए थे उसका क्या नाम था? फासी हुई उसकी ट्रिक थी। फासी हुई से है फा से फायान, सा से संयुग्मन, हा से हुएन सांग और ई से इत्सिंग। इनकी क्रोनोलॉजी दे रखी है। ये फासी हुई पूरी ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बता दी। फिर नेक्स्ट है, देखो इसका यात्रा वृत्तांत क्या है? रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था ये। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बना के इसे चीन भेजा था और इसका यात्रा वृत्तांत है रेहला। किसका बात कर रहे हैं हम? इब्ने बतूता की। तो भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? ये किया था 1398 में। ये विधान भवन रक्षक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? ये रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए कि तुगलकाबाद नामक नगर की इसने स्थापना करवाई और 3 योग्य शासक हुए इसके, गयासुद्दीन और उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। ठीक है। तो नेक्स्ट है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो ये थी 1296 से 1316 तक। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी के कुछ विजय अभियान हैं। गुजरात का हुआ 1298 में, जैसलमेर का हुआ 1299 में, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303। चित्तौड़ का तो याद ही रखना। और गुजरात वाला भी 1298 में हुआ था। देवगिरी का 1296 में हुआ था। नेक्स्ट है, खिज्र खान निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये सैयद वंश से संबंधित था। और बदले ये है कि इसने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था और इसने उपाधि रैयत आला की उपाधि से ये संतुष्ट रहा। ठीक है। इसने ज़्यादा उपाधियाँ नहीं ली। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो जिन्हें कब्बाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहते हैं, तूतिए हिंद। किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा, लेकिन वे अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबारी कवि थे। ठीक। और खड़ी बोली को इन्होंने जन्म दिया। तो ये 9 क्वेश्चन हो गए हमारे। कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 है यहाँ पे, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा? ये 1498 से 1517 तक रहा सिकंदर लोदी का कार्यकाल। और इसका मूल नाम था निजाम खान और ये 16 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि इसने धारण की और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोदी जो है धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णु था। ठीक है। बहुत कट्टर था। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है।
देखो, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक माना जाता है। 12वां है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसका निर्माण करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखना, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना हुआ मीनार है। ठीक, वीडियो की परीक्षा में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, जो कि रद्द हो गई थी परीक्षा। और इसके बारे में देख लीजिए कि जो पहले तो इसने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद उत्तराधिकारी थे इसके इल्तुतमिश, इन्होंने 3 मंजिलों को बढ़ाया आगे, और उसके बाद जो है बाद में फिरोज शाह ने इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। तो स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 3 मंजिल ऊपर बनवाई इल्तुतमिश ने, और फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। 3 शासकों का इसमें योगदान रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। जबकि खिलजी वंश के जो शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। यही पूछा है ऊपर क्वेश्चन में, ये पूछा है हमसे कि किसने योगदान नहीं दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन जो है इस तरह के गलत हो जाते हैं। तारीख फिरोज शाही के लेखक तो ये जियाउद्दीन बर्नी थे। जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार थे, और जो है इसने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया है। ठीक, इसकी रचना है तारीख फिरोज शाही। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक नहीं थे? तो ये अब्बास खां शेरवानी नहीं थे। बाकी अमीर खुसरो ये सल्तनत काल के थे। इन्होंने मिफ्ता उल फतू, ख्वाइज उल फतूज और आशिका नूह सिपेहर, तुगलकनामा, एजाज व खुशरबी की रचना की। लैला मजनू की भी इन्हीं ने की थी। मिनहाज सिराज सल्तनत काल, इन्होंने फारसी भाषा में तबकात नासिर लिखी। जियाउद्दीन बर्नी सल्तनत काल से थे, इन्होंने भी फारसी भाषा में तारीख फिरोज शाह व फतवा जहांदारी लिखी। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। ठीक है, लाहौर के स्थान पर इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए, ये और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, ये था इल्तुतमिश। इसने जो है नियमित सिक्के जारी किए थे, टंका और जीतल। 17 है, सल्तनत काल के 2 प्रमुख सिक्के टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया है? तो ये किया है सुल्तान इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इसने इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। और मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान सर्वाधिक है, क्योंकि उसने चांदी का टंका और तांबे के जीतल, चांदी का टंका और चाट ऐसे याद रखो, चांदी का टंका, टिक्की नहीं, चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल प्रचलित करवाया था। और उसने चांदी के टंके का वजन 175 ग्राम, और इल्तुतमिश ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। उसने अपने लिए शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य, सदा विजयी इल्तुतमिश अंकित करवाया। ठीक है, इस तरह के। और गुलामों का गुलाम कहा जाता है किसको? इल्तुतमिश को। याद रखना है, गुलामों को गुलाम कहते हैं इल्तुतमिश को। तो ये हमारे हो गए 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।